और अभी एक और खबर सिस्टम की लापरवाही से ही जुड़ी है। इंजीनियर की मौत के बाद लापरवाही पर खुलासा हुआ है। स्थानीय लोगों ने अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी थी, स्पीड ब्रेकर, रिफ्लेक्टर के लिए शिकायत की थी, प्राधिकरण से स्ट्रीट लाइट के लिए शिकायत की गई थी, स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की गई थी। स्थानीय विधायक तेजपाल नागर को भी इस पूरे मामले पर चिट्ठी लिखी गई थी। ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 150 जहां अधूरा विकास एक नौजवान की कब्र बनकर रह गया। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता जो रोज की तरह दफ्तर से घर लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि घर से पहले वो सिस्टम की लापरवाही से टकराने वाला है। अंधेरा, घना कोहरा और सड़क के किनारे खुला मौत का गड्ढा। न चेतावनी, न बैरिकेडिंग, बस एक खामोश जाल। युवराज की कार नाले की दीवार तोड़ती हुई सीधे 70 फीट नीचे समा गई और उस गहराई में एक बेटा अपने पिता को फोन पर कहता रहा कि पापा, मैं डूब रहा हूं, मैं मरना नहीं चाहता। सिर्फ एक कॉल नहीं, ये सिस्टम को दी गई आखिरी चेतावनी थी जिसे किसी ने नहीं सुना। मौके पर पुलिस थी, दमकल थी, प्रशासन था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। 70 फीट गहरी और ठंडे पानी ने पूरा सिस्टम जकड़ लिया और तभी भीड़ के बीच से एक आम सा लड़का आगे आता है। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी एजेंट मोनिंदर। जब वर्दीधारी पीछे हट रहे थे, मोनिंदर ने रस्सी बांधी और मौत के उस गड्ढे में कूद गया। वो युवराज को नहीं बचा पाया, लेकिन उसने सिस्टम के मुंह पर इंसानियत का करारा तमाचा जरूर जड़ दिया। आज सवाल ये नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है कि वहां कोई चेतावनी क्यों नहीं लगी, गड्ढा क्यों खुला रहा और कार्रवाई अब क्यों। अब आज सेक्टर 150 की सड़कों पर मोमबत्तियां जल रही हैं और एक ही मांग गूंज रही है, जस्टिस फॉर युवराज। लेकिन सवाल यह है कि जिस सिस्टम की वजह से इस नौजवान की कब्र खुदी है, उस सिस्टम पर पहले क्यों नहीं गौर फरमाया गया। नोएडा ट्रैफिक सेल का जूनियर इंजीनियर नवीन सस्पेंड कर दिया गया है। एमजेड विश टाउन प्लानर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लोटस से मांगी गई आवंटन और निर्माण कार्य की रिपोर्ट, सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब एक्शन तो हो रहा है इस पूरे मामले में, लेकिन सवाल फिर भी वही बरकरार है कि आखिरकार मौतों के बाद प्रशासन क्यों जागता है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। क्या इस पूरे मामले में अभी तक एक्शन हुआ है? सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दे दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 150 जहां अधूरा विकास एक नौजवान की कब्र बन गया। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता जो रोज की तरह दफ्तर से घर लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो घर से पहले सिस्टम की लापरवाही से टकराने वाला है। अंधेरा, घना कोहरा और सड़क के किनारे खुला मौत का गड्ढा। न चेतावनी, न बैरिकेडिंग, बस एक खामोश जाल। युवराज की कार नाले की दीवार तोड़ती हुई सीधे 70 फीट नीचे समा गई और उस गहराई में एक बेटा अपने पिता को फोन पर कह रहा है कि पापा, मैं डूब रहा हूं, मैं मरना नहीं चाहता। सिर्फ एक कॉल नहीं थी ये सिस्टम को दी गई आखिरी चेतावनी थी जिसे किसी ने नहीं सुना। मौके पर पुलिस थी, दमकल थी, प्रशासन था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। 70 फीट गहराई और ठंडे पानी ने पूरा सिस्टम जकड़ लिया और तभी भीड़ के बीच से एक आम सा लड़का आगे आया। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी एजेंट मोनिंदर। जब वर्दीधारी पीछे हट रहे थे, मोनिंदर ने रस्सी बांधी और मौत के उस गड्ढे में कूद गया। वो युवराज को नहीं बचा पाया, लेकिन उसने सिस्टम के मुंह पर इंसानियत का करारा तमाचा जरूर जड़ दिया। आज सवाल ये नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है कि वहां कोई चेतावनी क्यों नहीं लगी, गड्ढा क्यों खुला रहा और कार्रवाई अब क्यों। आज सेक्टर 150 की सड़कों पर मोमबत्तियां जल रही हैं और एक ही मांग गूंज रही है, जस्टिस फॉर युवराज। मैं डूब रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये शब्द आज भी उस पिता के कानों में गूंज रहे हैं और जिंदगी भर गूंजते रहेंगे, जो मौके पर पहुंचे और भीड़ में अपने बेटे की सांसें टूटती हुई देखते रहे। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और प्रशासन पहुंचा, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। 70 फीट गहराई, ठंडा पानी और हिचकिचाता सिस्टम, न गोताखोर, न पर्याप्त उपकरण, न कोई फौरन एक्शन। रेस्क्यू के नाम पर सिर्फ वक्त काटा गया। कार नाले की बाउंड्री वॉल तोड़कर एक गड्ढे में जा गिरी। निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया था। बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भरा था। नाम मोनिंदर, पेशा फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंट। जब वर्दीधारी पानी की गहराई नाप रहे थे, मोनिंदर ने अपनी कमर में रस्सी बांधी और उस सियाह पाताल में छलांग लगा दी। कार के शीशे के पीछे टॉर्च की आखिरी टिमटिमाती रोशनी और युवराज की चीखें
मोनिंदर के कलेजे को चीर गई। वो आखिरी दम तक टॉर्च जलाकर मदद मांग रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही, लेकिन कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था। मोनिंदर अकेले मौत से लड़ रहा था और पूरा सिस्टम किनारे खड़ा था। वो युवराज को नहीं बचा पाया, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि इंसानियत किसी वर्दी या ओहदे की मोहताज नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 दिन पहले इसी जगह एक ट्रक गिर चुका था, फिर भी न चेतावनी बोर्ड लगा, न गड्ढा भरा गया। लापरवाही की कीमत इस बार एक जिंदगी ने चुकाई। टाटा यूरेका सोसाइटी के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में मोमबत्तियां और बैनर जस्टिस फॉर युवराज। नारे बिल्डर के खिलाफ, नारे नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ, हर सवाल सिस्टम से। युवराज के पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर 2 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जहां हादसा हुआ वो प्लॉट नोएडा अथॉरिटी के कब्जे में है। जिस गड्ढे में कार गिरी उसका कब्जा अथॉरिटी के पास। घटना स्थल पर सड़क के किनारे रिफ्लेक्टर नहीं लगे थे। नाले की बाउंड्री वॉल कमजोर और क्षतिग्रस्त थी। पहले भी वहां हादसा हुआ, अथॉरिटी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? हादसे के बाद मलबा डालकर जगह भरी, यह पहले क्यों नहीं हुआ? डायवर्जन का बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? दुर्घटना संभावित जगह, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं, क्यों? लेकिन सवाल यह है, क्या एफआईआर से सिस्टम सुधरेगा या अगला हादसा किसी और नाम के साथ होगा? युवराज चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिस्टम को देना होगा। अगर गड्ढे खुले रहेंगे तो मोमबत्तियां जलती रहेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, सबसे पहले तो कोई नई जानकारी अगर आपको मिली है इस मामले पर वो दीजिए। देखिए, इस पूरे मामले में जो है हमने आज परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन आज जो है उनकी अस्थियों को लेकर जो हरिद्वार ले जाया गया है, साथ ही उनके परिवार में भी वहाँ पर कोई नहीं है। और दूसरी बात ये, जहाँ पर घटना स्थल है वहाँ पर जो है जो आसपास की सोसाइटी के लोग हैं मौके पर पहुँच गए हैं। साथ ही उन्होंने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रहे हैं और उनका आरोप यह है कि नोएडा प्राधिकरण के जो सीओ हैं वो लगातार इधर आते रहते हैं भ्रमण करने के लिए, विजिट करने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो उनकी जो गाड़ियों के जो शीशे होते हैं वो नीचे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर बदबू ना जाए। और ये जो करीब 2017 से ये बेसमेंट ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक मॉल का था, जो 2 बिल्डर मिलकर एक मॉल बना रहे थे। साथ ही नोएडा प्राधिकरण का 3000 करोड़ रुपए बकाया था, जिसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण के बीच और बिल्डरों के बीच किस चीज़ को लेकर यथास्थिति बनी हुई थी, तो इसको लेकर यहाँ पर जो है ये निर्माण अधूरा ही पड़ा हुआ था। साथ ही यहाँ पर जो करीब ये 50 से 30 फीट का जो यहाँ पर गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है। साथ ही ये भी आरोप है कि बिल्डरों ने जो नाला था उसको छुड़वा दिया था, जो नाले का पानी है, जो सीवरेज का पानी वो लगातार इसमें जा रहा था। और बड़ा सवाल ये है कि जब ये घटना हुई, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सिस्टम का एक फेलियर है, क्योंकि वहाँ पर जो है डायल 112 भी पहुँच चुकी थी, स्थानीय प्रशासन एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी पहुँच चुका था, लेकिन जो चश्मदीद है मुनिंदर, उसने बताया कि 1.5 से 2 घंटे तक तड़पता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन कोई भी। यही बहुत बड़ा सवाल है कंचन कि 1.5 से 2 घंटे का वक्त बहुत बड़ा वक्त, बहुत लंबा वक्त हो जाता है। और ऐसे में तमाम जो जिम्मेदारी है, जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, वो लोग मौके पर हैं, उन्होंने क्या किया, ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये एक इनडायरेक्टली मैसेज भी मिल गया है लोगों को कि आपकी सुरक्षा केवल आप ही के हाथों में है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर डायल 112 आई, एनडीआरएफ आई, एसडीआरएफ आई, हमने सुबह से ही हम मुनिंदर से संपर्क में हैं, मुनिंदर से बात कर रहे हैं। जो डिलीवरी बॉय था वो वहाँ मौके पर पहुँचा, उसने बिना किसी पूछताछ के वो अंदर पानी में गया रस्सा बांध के, और उसने करीब आधा घंटे तक सर्च किया, लेकिन जो मुनिंदर, माफ़ कीजिएगा, युवराज की जो बॉडी थी नहीं मिली। मुनिंदर ने बताया कि करीब मुझे 5 मिनट पहले ही जो वो डूब गया था युवराज, क्योंकि युवराज जो है अपनी जो ग्रांड विटारा कार थी उनके पास में, उस पर लेटे हुए थे, जिससे कि बैलेंस बना रहे। और कहीं ना कहीं जो उनके पिता थे वो चुपचाप एक सदमे में खड़े हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, बस यही कह रहे थे कि आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ, डायल 112 की जो पुलिस की जो गाड़ियां थी वो वहां पर कह सकते हैं कि सड़क किनारे खड़ी रहीं, वो देखती रहीं, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं जुटी कि आप अंदर बढ़कर इसको बचा लें, क्योंकि जिस तरीके से युवराज लगातार टॉर्च दिखा रहा था और ये मदद मांग रहा था कि पापा मुझे बचा लीजिए, मैं डूबने वाला हूँ। कहीं ना कहीं ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। नोएडा प्राधिकरण की टीम जो है अब जहाँ पर अब से 31
दिसंबर की घटना जहां पर एक ट्रक भी इसमें चला गया था अंदर, और उसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने कोई सबक नहीं लिया और अब नोएडा प्राधिकरण ने वहां पर बोर्ड लगा दिए हैं, बैरिकेडिंग लगा दिए हैं, अब सब कुछ दिखाया जा रहा है। बताया ये जा रहा है जो स्थानीय लोग हैं। अच्छा, ये अगर जब ट्रक वाले गिरने की जो हादसा हुआ घटना था, अगर बता ये रहे हैं कंचन, ये वहीं की घटना है क्या? उसी जगह की घटना है? घटना यही कि 31 दिसंबर की घटना, ये वहीं की घटना जहां से कार गई है, और उस कार का जाने का कारण भी ये है क्योंकि जब ट्रक अंदर घुसा उसमें, तो वहां से जो नाले की जो दीवार थी वो टूट गई थी, बाउंड्री वॉल, और बाउंड्री वॉल के चलते अगर वो बाउंड्री वॉल टूटी नहीं होती तो शायद युवराज आज जिंदे होते, क्योंकि युवराज की जो कार थी वो सीधी पानी में गई और पानी में जाने के बाद अचानक डूब गई। और यही कारण रहा, अगर पहले से नोएडा प्राधिकरण इस पर ध्यान दे लिया होता तो आज युवराज की जान नहीं जाती। सोनल, अब इस पूरे मामले पर एफआईआर्स हुई हैं, लेकिन सवाल यही है अगेन कि अब ये एफआईआर क्या काफ़ी हैं? क्योंकि रोज़मर्रा में बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरते हैं और धुंध का, कोहरे का समय है, ऐसे में सिक्योरिटी और ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी जवाबदेही प्रशासन की बनती है। अब इस पूरे मामले में कितने अधिकारी, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, एक्शन को लेकर अगर हम बात करें तो क्या एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में जो पेरेंट्स हैं, जो पिता हैं राजकुमार मेहता, उन्होंने एक नॉलेज पार्क थाना में एक शिकायत पत्र दिया था जिसमें दोनों बिल्डरों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं नोएडा प्राधिकरण के जो सीओ हैं लोकेश सैम, उन्होंने कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर हैं नवीन कुमार, उनको सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पर पूरी तरीके से सुबह से ही देखरेख चल रही है, क्योंकि आज जो है नोएडा प्राधिकरण के सीओ का इधर मूवमेंट हो सकता है, वो आ सकते हैं देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नोएडा प्राधिकरण का बहुत बड़ा फेलियर है, और जिसको देखते हुए जो यहाँ पे सोसाइटी में आसपास के लोग रहते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आक्रोश है। जी, बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी के लिए। और जहां पर यह हादसा हुआ है वहां हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज पहुंचे और लोगों से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। अगर ये व्यवस्था पहले से हो जाती तो ये क्यों होता, ये हादसा क्यों होता? और उनका एक ही लड़का था, एक ही लड़का चला गया था, उनका क्या रह गया उनका? तो ये व्यवस्था पहले से ही, न पहले लाइट थी यहाँ पे, अब तो लाइट भी हो गई है। अब ये पहले से कर देते तो क्यों होता ये? ऐसे ही ये एटीएस प्रेस्टीन पे है, ये खुला है नाला, पैर शुरू में एक गाड़ी गिर गई, एक बच्ची गिर गई अभी। अगर वो वीर सिंह नाम के जो थे वो अगर उसमें नहीं कूदते उसमें तो बच्ची मर जाती बेचारी। उसमें कम से कम 15-20 फुट गहरा पानी रहता है हर वक्त उसमें खुला। उनको तो उनकी तो सर ये तो क्या करें, उनकी लापरवाही है उनकी, और उनको करना चाहिए। पहले भी काफ़ी बार हो चुका है, उससे पहले 3 दिन पहले ही ट्रक कूदा था, बट ड्राइवर उसमें बच गया था, पर ये पहले से नहीं रुका गया, उससे पहले ही। ये सबसे ज़्यादा कंपनी की गलती है इसमें और सरकार की, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की गाड़ी पूरी रात यहाँ खड़ी रहती है, फिर भी उन्होंने गौर नहीं दिए। पुलिस वाले उस टाइम यहाँ पे खड़े हुए थे कम से कम 10 से 15 भी, जब पहले एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस वाले कुछ करा नहीं है अभी तक। पहले लग जाता भी अब तक वो आदमी जिंदा होता। और इस दुर्घटना में एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय की बहादुरी सामने आई है, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए युवराज को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया। उसी डिलीवरी बॉय से न्यूज़ इंडिया ने बात की है, जिसमें डिलीवरी बॉय ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते युवराज की मौत हो गई है। मेरे साथ जो है डिलीवरी बॉय मुनिंदर जी हैं, जिन्होंने पूरी मशक्कत की बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाए। मुनिंदर जी, क्या कुछ वाकया था पूरा? वाकया जी 16 तारीख की रात की घटना है, 12 बजे की लगभग ये है घटना है। वो लड़का ज़्यादा धुंध कोहरा होने के कारण तालाब में सीधा अनियंत्रित होकर गाड़ी समेत तालाब में गिर गया था। तो मेरा ऑर्डर बाजता है उसी साइड का, सेक्टर 150 का ही पास में ही 149 से 150 का ऑर्डर बाजता है। मैं ऑर्डर लेके जा रहा था, तो मैंने वहाँ को जाकर देखा तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पे प्रशासन भी था और फायर ब्रिगेड वाले भी थे, जो कि उनके पास हर सुविधा थी। वहाँ उनके पास छोटी नाव भी थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर प्लस रस्सा भी था उनके पास। लेकिन उन लड़कों के पास वो किस लिए नहीं जा रहे थे? बोल रहे थे कि ये बेसमेंट है, इसमें अंदर सरिया हैं, अगर हम जाएंगे तो हमें भी दिक्कत हो जाएगी। मैंने देखा और कुछ ये भी कह रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है। तो मैंने देखा, मगर जी कोई नहीं, मैंने 2 मिनट उनको देखा। मैं बोला उनसे, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? आप पर तैरना आता है? मैं कहा हाँ जी मुझे पर तैरना आता है। ठीक है तो आप अंदर जा सकते हैं। मैंने देरी बिल्कुल नहीं की,
घड़ी की मैंने 2 मिनट उनको देखा था, ज़्यादा 30 सेकंड कपड़े उतारे होंगे मैंने। उतार के मैं अपनी कमर से रस्सा बांध के सीधा तालाब में उसी में दाग गया था, जो बेसमेंट खुदा हुआ है किसी बिल्डर द्वारा लॉकडाउन से पहले। उसमें दागने के बाद मैंने कम से कम 30 से 40 मिनट उस भाई को मैंने ढूंढा था। कम से कम 50 से 60 मीटर अंदर गया था मैं पहले। धुंध बहुत थी। जब मैं अंदर गया था मुझे बाहर का कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। मुझसे ये कहा जा रहा था कि अभी अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, आप एक बार देखो कर जा सकते हो तो अंदर कोई है या नहीं है। जब मैं अंदर गया मैंने पूरा तालाब छाना, बाहर भीतर लेफ्ट राइट सब जाके देखा अंदर। 30 से 40 मिनट वो लड़का मुझसे 5 से 7 मिनट पहले डूब चुका था। जबकि वो लड़का जब जीवित था गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, उसने हेल्प मांगी थी बहुत समय, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा उसने गाड़ी के ऊपर बैठ के ये बोला था कि प्लीज़ मुझे बचा लो।